नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। E20 को लेकर पिछले कई हफ्ता या महीनों से कहें तो देश में बवाल मचा हुआ था। बीच में पेपर लीक के कारण ये जो विवाद था, बवाल था, थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन एक बार फिर से ये चर्चा के केंद्र में आया हुआ है। और इसके पीछे कारण क्या है कि कई विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने तो बाकायदा टाउन हॉल करने का भी ऐलान कर दिया है। समस्या है या नहीं है ये तय होना बाकी है, लेकिन देश भर से ऐसी आवाजें आ रही हैं जो बता रही हैं कि E20 से समस्या तो हो रही है। हालांकि केंद्र का अपना तर्क है। इन्हीं पहलुओं पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने E20 पेट्रोल को लेकर बड़ा मोर्चा खोला है। अरविंद केजरीवाल 1 अगस्त को दिल्ली में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 करने जा रहे हैं। केजरीवाल का आरोप है कि सरकार E20 नीति पर सवाल उठाने वालों की आवाज दबा रही है और ऑटो कंपनियों पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने आरोपों को राजनीतिक बताया है। ऐसे में सवाल है कि क्या E20 अब नया सियासी मुद्दा बनने जा रहा है। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरने के बाद अब विपक्ष E20 पेट्रोल के खिलाफ गुस्से में है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 1 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित करने का ऐलान किया। इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट्स, वाहन मालिक और आम लोगों को शामिल होने का न्योता दिया गया। केजरीवाल का दावा है E20 पेट्रोल से पुराने वाहनों के इंजन और माइलेज पर असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि लाखों वाहन मालिक परेशान हैं और सरकार उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है। E20 ईंधन को लेकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल ने दावा किया कि वाहन कंपनियों को उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन लिखित जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियों पर दबाव बनाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा E20 नीति से करोड़ों पुराने वाहन प्रभावित होंगे। उन्होंने मांग की है कि सरकार E20 नीति को वापस ले। अभी कुछ दिन पहले मैंने 29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी थी। ये 29 वो कंपनियां हैं जो हमारे देश में मोटरसाइकिल बनाती हैं, स्कूटर बनाती हैं, पेट्रोल पे चलने वाले 2 व्हीलर बनाती हैं, पेट्रोल पे चलने वाले 4 व्हीलर बनाती हैं, कार बनाती हैं, SUV बनाती हैं। उनसे चिट्ठी में मैंने पूछा था कि भाई ये बता दो साफ साफ लिख के कि क्या आपके 2023 से पहले जो बने हुए व्हीकल हैं उन व्हीकल्स में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप कहते हो हाँ किया जा सकता है, तो अगर हमारी गाड़ी E20 की वजह से खराब होती है तो उसको रिपेयर करने का हर्जाना आप दोगे। अगर आप कहते हो हाँ किया जा सकता है, तो क्या माइलेज में जो ड्रॉप आती है उसका हर्जाना आप दोगे। ये चिट्ठी मैंने इन 29 कंपनियों को लिखी थी। आम लोगों की बात करें तो उनके बीच भी E20 को लेकर चर्चा तेज है। हमारे सहयोगियों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर E20 पेट्रोल को लेकर लोगों से बात की, जिसमें लोगों की राय मिली जुली नजर आई। कुछ लोगों का कहना है कि E20 पेट्रोल की वजह से एवरेज के साथ साथ इंजन में दिक्कत आ रही है। कुछ लोगों का दावा है कि इंजन की स्मूथनेस में कमी आई है, जबकि कुछ वाहनों में धुएं या इंजन की आवाज जैसी शिकायतें भी आ रही हैं। कुछ नहीं आया, इंजन में अभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। अब बाद में पता लगेगा क्या प्रॉब्लम होती है। गाड़ी खराब होगा, नहीं चल रही, स्टार्ट नहीं हो रही। देखो तो ये पेट्रोल की वजह से हो रहा है। ये पेट्रोल की वजह से ही होगा। सर हम यही कहेंगे उनसे कि मतलब जो पहले वाला पेट्रोल था हमें वही देना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसको देने के बाद जो बहुत परेशानी हो रही है हमारे को। समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे लिए फायदा है या नहीं है। इन्होंने पहले ये कहा कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा अगर हम E20 लाते हैं या E80 लाते हैं। पेट्रोल वही का वही है, उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि पहले एवरेज जब हम नॉर्मल फ्यूल डलवाते थे तो एवरेज ठीक आती थी, लेकिन अभी गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि और एवरेज भी पहले से कम हो गई है। संसद के मानसून सत्र में भी ये सवाल उठा, जिसके बाद सरकार की तरफ से एक सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने संसद में बताया, ब्लेंडिंग प्रोग्राम को वैज्ञानिक अध्ययनों का समर्थन है। इथेनॉल ब्लेंडेड ईंधन इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। देश में कितने वाहन E20 कंपेटेबल हैं, इसका अनुमान नहीं लगाया गया। E15 प्लस पेट्रोल का इस्तेमाल 3.5 साल से हो रहा है। E20 का इस्तेमाल 2.5 साल से किया जा रहा है।
इथेनॉल से इंजन फेल या वाहन खराब होने का कोई प्रमाणिक सबूत नहीं। E20 पेट्रोल से माइलेज लगभग 3 से 5% कम हो सकता है। ऑटोमोबाइल कंपनी ने 2025-26 के दौरान 2 करोड़ 84 लाख गाड़ियों की सर्विसिंग की, जिसमें 1.5 करोड़ गाड़ियां ऐसी थीं जो E20 कंपेटेबल सर्टिफाइड नहीं थी। सरकारी पक्ष से हटकर विपक्ष और यूनियन विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। राजधानी में 4 अगस्त को टैक्सी यूनियन संसद मार्च करने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में E20 का मुद्दा तकनीकी बहस से निकलकर सियासी संघर्ष का रूप लेता नजर आ रहा है। पेपर लीक के बाद अब E20 पेट्रोल भी सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे जनता और वाहन मालिकों से जुड़ा सवाल बता रही है, तो दूसरी तरफ सरकार इसे हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम बता रही है। अब नजर 1 अगस्त के टाउन हॉल पर होगी, जहां से इस मुद्दे की अगली राजनीतिक रणनीति तय हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत करें, उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और प्रमुख सवाल है E20 का बवाल अब ये क्या बड़ा बनने वाला है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल भी महत्वपूर्ण है, क्या सरकार E20 पर पुनर्विचार करेगी। तीसरा प्रश्न जो और भी महत्वपूर्ण है, क्या विपक्ष E20 पर पेपर लीक जैसा मुद्दा बना पाएगा, खड़ा कर पाएगा, ये भी एक प्रश्न है। ये हमारे चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। नीरज तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। राम गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम गुप्ता जी, राम राम सर आपको। और मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम आसिफ साहब। और वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वेलकम आप। थैंक यू सर। शुरुआत नीरज जी आपसे करूंगा। जब E20 को लेकर इतनी शिकायतें आ रही हैं, फिर भी भारत सरकार ये क्यों नहीं मान रही कि ये इशू है, ये प्रॉब्लम है? आप सवाल कर रहे हैं कि शिकायतें आ रही, हाँ, किसको लेके शिकायतें आ रही? E20 को लेके शिकायतें, इथेनॉल को लेके जो शिकायतें आ रही है, ऑफिशियली अभी तक आप सर्च कर लीजिए कितने लोगों ने शिकायत किया है। और हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं, हमारे पास भी गाड़ियां हैं और हम लोग भी पेट्रोल डलवाते हैं। उसमें क्या पूरी तरह से ये एक साजिश किया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने जो अपने को पूरे सोशल मीडिया में आके इस चीज को हाइप दिया कि मेरा गाड़ी खराब हो गया, मुझे गाड़ी चाहिए। तो जब कंपनी ने, टाटा कंपनी हो या कंपनी टोयोटा हो, जब उन्होंने ये ऑफर किया कि अगर इसके कारण गाड़ी खराब हुई होगी, इंजन खराब हुई होगी, तो मैं गाड़ी रिटर्न देने के लिए तैयार हूँ। और जब ऑफिशियली ऑन पेपर गाड़ी का सर्वे किया गया, जांच किया गया, देखिए वो तो गाड़ी है, वो तो गाड़ी की जब वर्कशॉप में जाएगी तो जांच होगी। हम कहते हैं कि आप कहते हैं उससे कुछ होना नहीं है, तो उसमें क्लियर आया कि मिलावटी पेट्रोल या मिलावटी डीजल, जिसका खेल भारत में पिछले 80-70 सालों से चल रहा है, ये सच्चाई है। मिलावटी पेट्रोल हो या मिलावटी डीजल हो, इसका खेल तो शुरू से चल रहा है, इथेनॉल आने के पहले से भी चल रहा है। तो वो उस गाड़ी के 4 ऐसे उदाहरण हैं, एक यूपी के, एक बिहार के, एक तमिलनाडु के, एक राजस्थान के, जिसमें टाटा और टोयोटा कंपनी ने स्पष्ट रूप से उनको सर्टिफिकेट दिया कि आपने ये डीजल या पेट्रोल मिलावटी भरवाया है, इसके चलते ये प्रॉब्लम आया है और हम लोग भी गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, ये चीज जो है कि बोल रहे हैं कि माइलेज में कमी आ गई, ये हो सकता है कि माइनर प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हमारी गाड़ी 20 का एवरेज दे रहा है और अगर हम पेट्रोल या डीजल डलाए तो 10 का देने लगे, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो देखिए क्या है ना कि अभी एक माहौल चल रहा है साजिश का, किस तरह से भारत सरकार के जो अच्छा भी काम है उसको निगेटिव वे में लेके चला जाए, उसी का परिणाम है ये भी एक अभियान कि अब इथेनॉल पे आ जाइए। इथेनॉल तो आप समझिए कोई ऐसा पेट्रोल डीजल नहीं है
जिसमें इथेनॉल की मात्रा नहीं है, 5% हो, 2% हो। 0% वाला जो पेट्रोल है उसका जो कीमत है वो लगभग 162 या 165 के करीब है। जो बहुत हाई लेवल, जो बहुत ही रिच लोग होते हैं, जो स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, जो बड़े बड़े 5-10 करोड़ की गाड़ियां रखते हैं, उनके लिए पेट्रोल आया हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। बाकी जितनी गाड़ियां हैं, चाहे कोई भी गाड़ी, टाटा का उठाइए, आप टोयोटा का उठाइए, मारुति का उठाइए, कोई भी आप पेट्रोल ले रहे हैं उसमें 5% से कम इथेनॉल नहीं है, लेकिन किसी को प्रॉब्लम नहीं। सर ठीक है, इसमें आपने एक बिहार का यूट्यूबर है, उसका जो टोयोटा की गाड़ी खराब हुई थी, इसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आपने उसको लेकर जवाब दिया। एक और उदाहरण में आपको उसी को लेकर नहीं, हाँ, सिर्फ वही नहीं, मैं राजस्थान के बारे में भी बोला। हाँ ठीक है सर, मैं और बताता हूं, जो मेरे पास स्टडी है, जो मैंने अलग अलग जगहों से जुटाया, उसके आधार पर अभी कल एक खबर आई थी, देश के तकरीबन हर बड़े जो वेबसाइट्स हैं उसमें ये खबर छपी है। पंजाब का एक सिंगर है, उसकी नई डिफेंडर गाड़ी चलते चलते खराब हो गई और उसने बाकायदा अपनी पूरी आप बीती बताई है। डिफेंडर कितना 1.5 करोड़ से तो शुरू होती है, नई ठीक है, 1.5 करोड़ की गाड़ी है, चलते चलते आज नई गाड़ी है वो बंद हो गई। एक और डाटा मेरे पास आया जिसमें यह है कि 1 लीटर जो इथेनॉल है उसको बनाने की जो लागत आती है वो 55 रुपए से 64 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आती है, जबकि क्रूड ऑयल जो आता है जब उसको हम रिफाइन करते हैं तो वो 45 से 55 रुपए के करीब पड़ता है। क्रूड ऑयल को जब हम रिफाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सस्ता पड़ रहा, क्रूड ऑयल सस्ता पड़ रहा है, उसको रिफाइन करने में हमें ज्यादा संसाधन लग रहा है और वो ज्यादा महंगा भी पड़ रहा है। तो भाई हम महंगे पर क्यों इतना जोर दे रहे हैं, अगर खर्च के हिसाब से भी देखें सर? तो देखिए, इसमें जो आपने बात कहा ना, इसमें पहला चीज तो ये है कि जो क्रूड ऑयल है उसको जो हम रिफाइन करके लाते हैं उसका कीमत लगभग उसी के बराबर पड़ता है, आपका ये कहना है, थोड़ा 5-10 रुपए कम बेच, तो उसमें जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगती है ना वो हमारे लिए बहुत ही महंगा है। और मैं दूसरी बात, आपने जो डिफेंडर की बात की, मैं डिफेंडर चलाया हूँ, मैं भी चलाया हूँ डिफेंडर। डिफेंडर कोई उतनी ऐसी गाड़ी नहीं है जो बिल्कुल 100% इंडिया में सर्टिफिकेट मिल गया और इंडियन रोड के अनुसार। आप बताइए कि जिन्होंने ये कंप्लेन किया है, सिंगर है, क्या एक सिंगर, एक यूट्यूबर, एक नेता, एक मीडिया कर्मी ही कंप्लेनर है? इस देश में रोज लाखों करोड़ों गाड़ियां चल रही है, कोई भी आम आदमी का कंप्लेन कहीं रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। ये अपने को प्रसिद्धि पाने के लिए, और मैं उनसे आग्रह करूंगा, जो भी सिंगर है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप डिफेंडर कंपनी में जाइए, उसके इंजीनियर से ये कराइए। और माननीय मंत्री जी ने तो साफ स्पष्ट कहा है कि जो भी कंपनी अगर ये सर्टिफिकेट देती है आपको कि ये इथेनॉल 5% या 10% पेट्रोल के कारण आपकी गाड़ी प्रॉब्लम में आई है, तो उस कंपनी को गाड़ी देना पड़ेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आया? वो लोग देखिए क्या है ना, वो मीडिया हाइप देने के लिए ये चीजें किया जा रहा है। अक्सर आपको यही लोग दिखेंगे जिसका मैंने नाम लिया, या तो कोई यूट्यूबर होगा, नहीं वो सर ठीक है, सर अभी ठीक है, आपने बात कही, मैं अभी आपके पास आता हूं। कई और लोग हैं जो प्रमाण के साथ सामने आ रहे हैं। राम गुप्ता जी, एक बात बताइए सर, क्या ये मामला इतना सहज और सरल है? क्योंकि जो पार्लियामेंट में इसी सेशन में एक डाटा दिया गया, उसमें ये बताया गया कि E10 जो पेट्रोल था उसमें 3 से 5% तक एवरेज की कमी आई, ये पता चला, लेकिन E20 से कितना एवरेज में कमी आई इसकी स्टडी ही नहीं है। क्योंकि जो पेट्रोलियम राज्य मंत्री है सुरेश गोपी जी, वो जानकारी दे रहे थे, इसी सेशन में दिया उन्होंने, जब उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने E10 को लेकर बताया कि E10 में 3 से 5%, अगर सरकारी आंकड़ा 3 से 5 है तो मैं इसको दुगना करके मानता हूं कि 10% तक, 12% तक ऑन रोड गिर रहा होगा। लेकिन E20 का तो कोई स्टडी ही नहीं है, क्योंकि अगर होता तो मंत्री जी संसद में इसका जवाब देते कि E20 में ये है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि देश में कितनी E20 कंपेटेबल गाड़ी है, ये आंकड़ा भी नहीं है अभी भारत सरकार के पास कि इतनी गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही हैं जो E20 कंपेटेबल है, और ये मेरी जानकारी नहीं है। इसी सेशन में सुरेश गोपी, जो भारत सरकार में पेट्रोलियम और ऊर्जा जो राज्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। राम गुप्ता जी। धर्मराज जी, आपको, सभी दर्शकों को और मेहमान जो यहाँ आदि पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम।
पिछले 12 सालों से इस देश में सरेआम खुलेआम सिवाय गुंडागर्दी के कुछ नहीं चल रहा है। ये E20 पेट्रोल की जो गुंडागर्दी है ये अब सार्वजनिक हो चुकी है। मोदी सरकार दरअसल 30 करोड़ पुरानी गाड़ियों को कंडेम करने पर आमादा है, जिसमें 22 करोड़ टू व्हीलर हैं और 8 करोड़ फोर व्हीलर हैं। ये आम आदमी की गाड़ियां हैं और ये वो आम आदमी हैं जिनके पास नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 10 तक का किसी भी तरह का पैसा नहीं आता, गाड़ी कमाई का पैसा है। फिर भी सरकार है कि जबरन E20 डालो, चाहे तुम्हारा इंजन खराब हो या तुम्हारी गाड़ी बंद पड़ जाए। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने 29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी है और ये 29 कंपनियां वो हैं जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है गाड़ियां। उनसे सवाल क्या किया है कि साफ साफ बताओ 2023 से पहले बनी गाड़ियों में E20 चलेगा क्या? दूसरा सवाल, माइलेज गिरे तो हर्जाना दोगे क्या? तीसरा सवाल, इंजन फ्यूल सिस्टम खराब हुआ तो पैसे दोगे वापस? और सबसे बड़ी चीज जानकर हैरानी होगी आपके दर्शकों को, दंग रह जाएंगे आज ये जवाब सुन करके कि 29 में से 29 कंपनियों की हिम्मत नहीं हुई इन तीनों वैलिड सवालों के जवाब देने। हाँ, 9 कंपनियों ने अपने अधिकारियों के द्वारा फोन पर कबूला, बोले सर टेक्निकली E20 यानी 2023 से पहले की जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये तय बात है, इंजन खराब होगा, माइलेज गिरेगा, लेकिन ये मोदी सरकार धमकी दे रही है पब्लिक में, मत बोलो वरना ईडी सीबीआई आईटी रेड करवाएंगे और तुम्हारे प्लांट बंद करवा देंगे। मैं धर्मराज जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझे हफ्ते भर के लिए बोला था कि भैया बैंगन का भरता मत खाना और सावन का महीना चल रहा है तो दही और कढ़ी यानी खट्टी चीजें खाने से परहेज रखना और कोशिश करना कि प्याज भी ना खाना। लेकिन इतने में कोई संघी भाजपाई आता है, फरमान जारी कर देता है कि जी चाहे सावन का महीना हो, चाहे भादो का महीना हो, चाहे कुंवर का महीना हो, कढ़ी रोज खाना है, प्याज रोज खाना है, खट्टा रोज खाना है, बैंगन का भरता रोज खाना है, मरो या जियो इनकी बला से। ये पिछले 12 साल से यही तो करते आ रहे हैं, जबरदस्ती जबरदस्ती के अलावा कुछ नहीं किया। संघ की विचारधारा में सिवाय जबरन के अलावा कुछ नहीं। आप एक चीज बताइए, मारुति ने अभी हाल ही में आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूं, मारुति ने एक व्यक्ति को लिख करके दिया था कि E20 सेफ। नतीजा क्या हुआ? वो बंदा कंज्यूमर कोर्ट लेके पहुंच गया अपनी गाड़ी को। बाद में क्या हुआ? मारुति को नई गाड़ी देनी पड़ गई। तो ये हाल है। अभी मैं सुन रहा था नीरज तिवारी जी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे। मैं आपसे कहता हूँ सबसे बड़ी चीज ये है मोदी जी से कि आखिरकार E20 में तो इंटरेस्ट वो ले क्यों रहे हैं? अरे इथेनॉल महंगा है, कैलोरिक वैल्यू कम है, माइलेज कम है, कोई फॉरेन एक्सचेंज बचत नहीं हो रही, किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा, भूजल प्रदूषित हो रहा है। अभी एक खोजी पत्रकार ने जाकर के जो इथेनॉल की जहां फैक्ट्री है जहां पर मैं ये होता है वहां के आसपास के 10-20 किलोमीटर के दायरे में जाकर के पूरा सर्वे किया तो इतनी मोटी मोटी परत में वहां पर हरियाली में से जो है वो प्रदूषण की परत छपी हुई। ठीक है राम जी मैं 30 करोड़ गाड़ियों को जबरन। चलिए ठीक है, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं इस पे एक और लाइन जिसको आसिफ साहब ऐड ऑन करना मैं भूल गया था। ये सारे जो आंकड़ों के हिसाब से जो बातें जा रही है ना वो भारत सरकार के खिलाफ ही जा रही है। संसद में सरकार ने एक और बात एक्सेप्ट किया है जिसमें सरकार ने माना कि तेल कंपनियां जिस भाव पर इथेनॉल खरीद रही है वो ऐसा नहीं होता कि अगर वहां पर आपसे सवाल पूछे जाए तो कोई बोले कि नहीं आप तो बिल्कुल एक तरफा बात कर रहे हैं या जो सरकार के समर्थन में बात करें, ऐसा नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे तो किसी बात का नतीजा निकलेगा नहीं, निष्कर्ष नहीं निकलेगा, समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है। नीरज जी, आप क्या कह रहे थे भाई साहब? नीरज जी, आता हूं। राम जी, आता हूं आपके पास। हाँ, देखिए, जिस तरह की बात अभी आई कि अरविंद जी ने चिट्ठी लिखी, ठीक है, तो चिट्ठी जब उन्होंने लिखा, ऐसा नहीं कि उनको जवाब नहीं मिला है, उनको उनके अनुसार जवाब नहीं मिला है। जिस जवाब की वो अपेक्षा करते थे, निगेटिव जवाब की, वो नहीं मिला है, इसलिए वो नहीं लाए हैं। और दूसरी चीज, अगर वो चिट्ठी कंपनी को लिखते हैं, कितनी चिट्ठी सरकार को लिखते हैं? हाँ, ठीक है। अरविंद केजरीवाल को किसी कंपनी ने जवाब नहीं दिया। ये प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, हो गया, ठीक है। अरे आप जवाब दीजिएगा, पहले सुनिए तो। हाँ, अरविंद केजरीवाल को जवाब ही नहीं है, मनमाफी वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, हाँ, कंपनी सिर्फ भारत में ही काम नहीं करती है, उसको अपने भी रेपुटेशन का ख्याल है। पूरे विश्व में कई सारी कंपनियां हैं जो काम करती है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल चलती है, तो उनको भी इस चीज का चिंता है कि अगर मेरे जैसे टोयोटा के मामला में हुआ, उसने स्पष्ट कहा कि ये जो आप दे रहे हैं, नहीं, पेट्रोल तो सर भारत में भरवा रहा है ना। अब अगर महिंद्रा की कोई गाड़ी भारत में बन रही है और वो चीन में जा रही है, तो चीन में E20 थोड़े बेच रहा है कोई, ये तो भारत की कंपनी E20 बेच रही है ना। E20 बेच रहे हैं, लेकिन कंपनी का रेपो का सवाल है। कंपनी कभी भी गलत जानकारी नहीं देगी, कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ की जो सरकार है उसके साथ उसका टाई अप होता है, स्पष्ट रूप से वो अपनी स्थितियों को स्पष्ट करती है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी सरकार है तो उसके लिए अलग एग्रीमेंट होता है, और दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तो उसके लिए अलग एग्रीमेंट है, उसके लिए अलग रूल रेगुलेशन है। नहीं, अब नीरज जी एक बात बताइए, नीरज जी एक बात बताइए, अगर एक मिनट, मैं एक तो अरविंद केजरीवाल जो टाउन हॉल कर रहे हैं, अगर उस टाउन हॉल में 200-500 लोग जुट गए जिन्होंने कंप्लेंट बताया कि हाँ उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तब आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि एक और लोग हैं जो आंदोलनरत हैं, जंतर मंतर पे प्रदर्शन भी हुआ, भारत सरकार से संभवतः उनकी बात भी चल रही है, वो लोग भी प्रमाण के साथ आ रहे हैं कि हम बताते हैं कितने, आप बताइए कितने लोग चाहिए, हम उदाहरण देंगे, प्रमाण के साथ वो बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रमाण नहीं है। देखिए, नहीं, केवल व्यक्ति का आ जाना, भीड़ को जुटा लेना, ये प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण उस कंपनी का वर्कशॉप देगा, आप वर्कशॉप में ले जाइए, उसके इंजीनियर जांच करेंगे। अब स्पष्ट कहा गया है सरकार की तरफ से, उस रिपोर्ट को लाइए। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर वैसा होता है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, लेकिन आप उसके पीछे जाने के बजाय आप सीधे सीधे निगेटिव वार करते हैं। जंतर मंतर चलो, वार कर दो, भीड़ जुटा लो, ऐसे नहीं होता है। इन चीजों को, कोई भी चीज अगर आप नया ला रहे हैं तो उसको प्रयोग में जब ला रहे हैं तो उसकी कमी और उसकी अच्छाई दोनों को देखना होगा। दोनों को जब बैलेंस बनाया जाएगा तब उसको इंप्लीमेंट आगे भविष्य में करने की प्लानिंग बनती है। ऐसा नहीं होता है। कोरोना काल में अगर इस तरह से हम लोग देखते तो आप बताइए कि वैक्सीन के लिए कि नहीं, पहले इंप्लीमेंट होगा, जांचा जाएगा, फिर आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी चीजें हैं उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ भारत में लाया जाएगा, चाहे वो E20 का मामला हो, चाहे वो कोरोना काल के वैक्सीन का मामला हो। और रही बात किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी जो मोटर व्हीकल रूल है उसके अनुसार ही एग्रीमेंट करती है और अपने रेपो का ख्याल करते हुए करती है। सरकार हमारी हो या आपकी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको अपना मार्केट देखना है और अपना रेपो देखना है। इसलिए ये बार बार कहना कि हमने चिट्ठी लिखा, अरे उसके पास कुछ है ही नहीं तो क्या देगा आपको जवाब? भाई, आप जिस जवाब की पहचान कर रहे हैं, आप जिस जवाब, नीरज जी एक मिनट, अगर सर, अगर मैं बहुत लेमैन की तरह बात कर रहा हूं, अगर मैंने 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल दिया, मेरी गाड़ी में पहले 20 का एवरेज आता था, अब अगर 15 का एवरेज आ रहा है, तो मैं वो 5 किलोमीटर का घाटा क्यों सहूं? बिल्कुल मत भरिए, बिल्कुल नहीं भरना चाहिए, बिल्कुल नहीं भरना चाहिए। तो फिर ऐसे ये तो कई लोग सफर कर रहे हैं। नहीं, इसकी प्रामाणिकता कौन साबित करेगा? क्या अरविंद केजरीवाल जी करेंगे, मैं करूंगा, आप कीजिएगा, या जो एक्सपर्ट होगा, जो वर्कशॉप होगा वो करेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरी गाड़ी है तो वो तो मैं ही तय करूंगा ना, कि अगर मैं चला रहा हूँ, मुझे पता है ना। आप ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ। अगर आपका कहना है, आपने बोला कि E20 और पेट्रोल के कारण ही ऐसा हुआ है, ये हमारे और आपके कहने से नहीं होगा।
इसके लिए बाजाबता उस वर्कशॉप में जाएगा, वर्कशॉप के इंजीनियर और टीम बनेगी, ये प्रामाणिकता की नहीं तो फिर वो एक्सपर्ट आपके पक्ष का भी तो नहीं होगा ना, न्यूट्रल एक्सपर्ट होगा। नहीं, मेरे पक्ष का क्यों होगा? मैं तो कतई नहीं चाहता हूं कि मेरे पक्ष का हो। वो तो जो कंपनी है, जिस कंपनी की गाड़ी है, उस वर्कशॉप में जाके उसके एक्सपर्ट आए। अगर बाहर से बुलाना है, बाहर से बुलाइए उसके एक्सपर्ट को, वो प्रामाणिकता दे। प्रामाणिकता देने वाले मैं नहीं होता हूं कोई, प्रामाणिकता करने वाले अरविंद केजरीवाल नहीं होते हैं कोई, बिल्कुल, या मीडिया नहीं होती है। प्रामाणिकता अगर टेक्नोलॉजी का देना है तो उस कंपनी की टीम देगी। उस कंपनी से आप मांग कीजिए कि अगर मेरा माइलेज कम हुआ ठीक है, ठीक है, ठीक है, राम गुप्ता जी, ठीक है, एक कंपनी नहीं, एक कंपनी का सर्टिफिकेट अगर आप बताइए, वो कंपनी का मैं उसका भी उपाय बताऊंगा, मैं उसका भी उपाय बताऊंगा। राम गुप्ता जी, अब मैं बताता हूँ। राम गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं? जी धर्मराज जी, सबसे पहले तो 40 मिनट के प्रोग्राम में पूरे 21 मिनट अगर आप ईडी पार्टी के प्रवक्ता को बकैती करने के लिए देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं राम जी, ऐसे अल्फाज नहीं। मैंने सबको मौका दिया बराबर। राम गुप्ता जी, मुझे राम गुप्ता जी, आपकी बात, एक मिनट, आपकी बात, अरे नीरज जी रुके, ऑडियो गिराई नीरज जी का। राम गुप्ता जी, आपकी बातों से मुझे घोर आपत्ति है। अभी आप घड़ी निकालिए, जितने बजे से मैंने गेस्ट लेना शुरू किया उस हिसाब से आप तय कीजिए कि आपने कितने देर बोला, बाकी लोगों ने कितने देर बोला। हां, बीजेपी को थोड़ा टाइम इसलिए ज्यादा दिया जा सकता है क्योंकि 3 लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो तीनों का जवाब देने के लिए उनको 5-10% ज्यादा वक्त दिया जा सकता। ये मेरे साथ अगर आप ये कर रहे हैं कि मैंने आपको मौका नहीं दिया, तो मुझे घोर आपत्ति है आपके शब्दों से। मैं बहुत ज्यादा वक्त देता हूं, मैं क्रॉस क्वेश्चन कम करता हूं, लोगों की ज्यादा सुनता हूं। ये आपत्ति कुछ दिन की बात है, बाद में आपत्ति नहीं रहेगी। मैं समझ सकता हूं, आपकी भी मजबूरी है, क्योंकि एक नहीं भाई साहब, मेरे कोई नहीं राम गुप्ता जी, नहीं अब तो मैं उसी जगह टिकूंगा। मेरी कोई मजबूरी नहीं है भाई साहब। कितने मिनट बोला पीछे आप निकालो, आपको मैंने कम से कम 4 मिनट बोलने का टाइम दिया। 10 से 37 हो रहा है। 37 में पिछले आधे घंटे में अगर 5 मिनट मैंने आपको बोलने का जी, आपको पता है मैं आपके चैनल पे आना क्यों बंद किया था? अरे आप कब बताइए, नहीं इस चैनल में नहीं जाना, हम मत बोलने नहीं देते। अरे मत आइए भाई, जनता की आवाज बनने नहीं देते। ये किसने कहा आप जनता की आवाज हो? आप आपकी आवाज है नहीं और एक मिनट, नहीं राम गुप्ता जी, इनका ऑडियो गिराओ भाई, इनका ऑडियो गिराओ यार। आप ना ये बात मत कहिए कि मैंने आपके यहाँ आना बंद कर दिया था। ठीक है, आज भी अगर आपके पास आप मना कर सकते थे। मुझे कोई ये नहीं कि मुझे राम गुप्ता, नहीं ये चीज आप बिल्कुल मत बोलिए कि मैंने आना बंद कर दिया था। और ये आपकी पार्टी भली भांति जानती है कि किस चैनल में कौन सा एंकर उनको सबसे ज्यादा बोलने देता है। तो मुझको लेकर आम आदमी पार्टी में टॉप टू बॉटम सबको पता है कि मैं कितना मौका किसको बोलने देता हूं। तो मेरे पास ये शिकायत जब आपने अपने पार्टी को किया होगा ना, तो आपकी पार्टी से आपको जवाब भी मिल गया होगा। मिला तभी मैंने साफ मना किया था। आप जाइए सर, थैंक यू। राम गुप्ता जी थैंक यू, आप जाइए, आप मत आइएगा सर, थैंक यू। नहीं ये क्या तरीका है? धर्मराज जी, अगर बात करना है ढंग से बात कीजिए, आपका सम्मान कर रहा हूं। नहीं आता था ये नहीं, ये सब गोली मत दीजिए। आप बात करना है तहजीब से कीजिए, ढंग से कीजिए। देंगे हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। नहीं आपको बैठना है, आप बैठिए, सम्मान से आपको बुलाया है, बट सम्मान से बैठाया है इसका नहीं आपको अगर सम्मान से बैठाया है इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे। अगर सम्मान से बैठाया है तो आप ये नहीं करेंगे कि आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे। धर्मराज जी, ईडी पार्टी का एक ही प्रवक्ता मैं झेल सकता हूँ, 2 प्रवक्ता नहीं झेल सकता। इनको हटाओ भाई, इनको हटाओ अब। थैंक यू नीरज जी, ठीक है, थैंक यू। इनको हटाओ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मत लो भाई, थैंक यू। आज जी विपिन शर्मा जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं धर्मराज जी, देखिए बात तो मैंने इथेनॉल पे करनी थी, लेकिन मैं अब मजबूर हो गया हूं बोलने के लिए कि मैं एक हकीकत बयान करना चाहता हूं जी दिल्ली एनसीआर पे, कि मेरे को कई चैनल बुलाते हैं। मैं बाइलिंगुअल कमेंटेटर, अंग्रेजी और हिंदी का दोनों का पत्रकारिता में जीवन खपाया है। आप बड़े जिम्मेदारी से, विश्वास से मैं बोल रहा हूं
मेरा को बड़ा गर्व महसूस होता है जब मैं जी दिल्ली एनसीआर पे आपके साथ आता हूं इस कार्यक्रम में। और मेरे पिताजी को साथ साथ 92 वर्षीय, वो कहते हैं ये सबसे बढ़िया चैनल, बहुत अच्छा सार्थक, और आपके एंकर भी आपको टाइम देते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं और पूरे निष्पक्ष होके सबकी बातें सुनते हैं। ये ना आरती, ठीक है हाँ आसिफ साहब बोलिए, आप बोलिए सर। देखिए धर्मराज जी, कभी कभी इत्तेफाक होता है, किसी को थोड़ा फालतू वक्त मिल जाता है, लेकिन अक्सर कभी ऐसा होता नहीं है कि कोई ज्यादा में चला जाए। रही दूसरी बात, आपकी एक बात से सहमत हूं, जब लोग सवाल पूछेंगे तो सरकार को ही जवाब देना है, और वक्त थोड़ा फालतू लेके जवाब देने पे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं अपनी बात रखने आया, अपनी बात रखूंगा ना, आप पे आवाज उठाऊंगा। अरे सर वो क्या बकवास कर रहे थे, वो ईडी का प्रवक्ता में वो मुझे प्रवक्ता बता रहे हैं, वही उम्र का लिहाज कर रहा था उनका। बस ये बड़ा शर्मिंदा अल्फाज है जो उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्हें खुद जब पूरी डिबेट सुनेंगे तो खुद शर्म आएगी कि मैंने क्या कहा। खैर छोड़िए सर, अब मैं इसमें अब सर हम हाँ मुद्दे पे आते हैं। एक बात आसिफ साहब, देखिए इसमें एक चीज, एक सवाल में आप जो जवाब दीजिएगा, मैं एक सवाल उसमें ऐड ऑन कर देता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि E20 के मुद्दे पर विपक्ष को जितना लामबंद होना चाहिए, पेपर लीक का मसला था वो अब एक तरीके से उसका पटाक्षेप हुआ, आप उसको आप दूसरे लेवल पर लेकर जा रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल इशू है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन E20 अगर पेपर लीक जितना बड़ा मुद्दा नहीं है तो छोटा मुद्दा भी नहीं है। धर्मराज जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए। अभी जो मुद्दा चल रहा, बड़ा मुद्दा पेपर लीक का था, जिसके ऊपर सरकार ने झुककर कानून बनाया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। अगर तमाम विपक्ष और युवा इकट्ठा ना हुआ होता तो ये धर्महटी सरकार, जो गुंडागर्दी सरकार चल रही थी, उसका झुकती नहीं और ना ही इस्तीफा होता। तो जो इस्तीफा हुआ, तमाम लोगों की जो 22 जाने गई, उसका नतीजा था सरकार को झुकना पड़ा। और सरकार की धर्महटी तो ये थी कि मुकुट बनाकर दूल्हे की तरह उसका स्वागत हो रहा था, ये भी एक शर्मनाक बात थी। अब सरकार को लगता है जनता वोट दे रही है हमें, सरकार हम बना रहे हैं तो जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि आजकल तो मापदंड सिर्फ जीतने से हो गया, चाहे कोर्ट ये कहे 27 लाख वोट लोग जो है 2029 में डालने, क्या बात हो गई। फिर तो आजकल आम बात हो गई है, चुनाव जीतिए, बाकी कोर्ट के जो अल्फाज आते हैं वो भी बाद में आके किस तरीके होते हैं, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। किस तरीके SIR के रूप में आज सरकार बनाई जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। ठीक है। और रही दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कोविड के दौरान में, मैं तारीफ करूंगा कोविड के दौरान की सरकार और अरविंद केजरीवाल की भी, दिल्ली सरकार की, और भारतीय जनता पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर तमाम सरकार की। और जब बाद में कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी, उसकी भी तारीफ करूंगा दोनों सरकारों को। किस तरीके से धर्मराज जी, आप भी चैनल पे, तो उस वक्त के अंदर क्या डिबेट चलती थी, कोरोना मरकज से आया, कोरोना मरकज के लोग लेके आए, तमाम इन सरकारों का झूठ साबित हुआ। और आंकड़े, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी आंकड़े दिया करते थे, मरकज के इतने मरीज और बाकी इतने, यही चलता था ना। और बाद में जब कोर्ट में मुकदमा आ गया, तमाम लोग बाइज्जत बरी हुए, कहीं से ये कहा गया कोई कोरोना मरकज से नहीं आया। इससे बड़ी मुखी ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाई, ना उसके वक्ताओं ने खाई जो बढ़ चढ़कर सरकार का पक्ष रखते थे, और ना अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने खाई। तो जबकि हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी एक आंकड़ा, ठीक है सर, हाँ नीरज कुछ कह रहे हैं, ठीक है नीरज जी। देखिए, बार बार इनका ये कहना कि छात्रों, कितने छात्र हताहत हुए, ठीक है, आंदोलन करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों से कि आप आंदोलन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, उसमें कितने छात्र हैं नहीं है वो हम भी जानते हैं, पूरी देश और दुनिया जान गई है। दूसरी चीज, क्या आंदोलनकारी देश के प्रधानमंत्री के माँ बहन के लिए पोस्टर लेके आएंगे, वो भी भारत के छात्र हो सकते हैं क्या? भारत की मानसिकता हो सकती है क्या? क्या जो व्यक्ति वर्दी पहनकर 24 घंटा ड्यूटी कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, और वहां पर कोई बिरयानी चिकन खा के उसको जूता से उसके सर और मुंह पे मार रहा है, वो भी भारत के छात्र हैं क्या? क्या वो गलत नहीं है?
आप ठीक है सर, पॉइंट नहीं उसको सर उसको वो छोड़ दीजिए। हाँ पॉइंट पे आ जाइए। नहीं, पुलिस वाले का वर्दी फाड़ रहे हैं, पुलिस वाले को जूता से ठोकर मार रहे हैं और फिर भी वो बर्दाश्त करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा रहे हैं। और आपको तो खिलाने के लिए बिरयानी आ रहा है, मैकडी से बर्गर पिज्जा आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, इसकी जांच भी नहीं कीजिए। क्यों जांच कीजिएगा आप? कोई भेज सकता है हमको, चाहे वो टेररिस्ट का फंड हो, चाहे वो गल्फ कंट्री का फंड हो, लेकिन पुलिस वाले को हम जूता भी मारेंगे, वर्दी भी फाड़ेंगे। और चलिए सर मुद्दे पे आइए सर, E20 पे आइए। E20 पे कौन सी आंदोलन है भारत का? ये आंदोलन का प्रारूप हो ही नहीं सकता। नहीं सर, E20 पे आइए। अब E20 को आप लोग प्रॉब्लम क्यों नहीं मान रहे, मेरा ये प्रश्न है। E20 हम तो आपको स्वीकार कर रहे हैं कि अगर E20 प्रॉब्लम है तो जो मोटर कंपनियां हैं वो जब हमें बता देगी कि नहीं, देखिए विपक्ष का काम है सवाल उठाना, इसमें हम कोई किंतु परंतु नहीं कर रहे हैं। आप सवाल उठाइए, खूब उठाइए। आप बताइए पूरे देश में पेट्रोल से चलने वाली, भारत में या डीजल से चलने वाली डेली कम से कम करोड़ों गाड़ियां चल रही है, ठीक है। इसमें अगर आपने एक सिंगर का नाम लिया, देखिए क्या है, और एक दो आदमी जो हमने नाम लिया कि एक बिहार से, एक यूपी से, एक तमिलनाडु और एक राजस्थान से, जिन लोगों ने किया उसमें से 90% लोग को कंपनी ने ये साबित कर दिया कि आपके गलत चीजों को मिक्सिंग से पेट्रोल जो है वो गलत पेट्रोल मिला के दिया गया है। E20 का इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो हम इसमें आगे बढ़े, फिर हम तो ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि अगर ये नुकसानदेह होगा, कंपनियां बोलेंगी तो हम उसको लेके चलेंगे। तो इसमें कहाँ मुद्दा है ये? हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम लागू करेंगे ही, हम 40% इथेनॉल देंगे ही, हम इतना देंगे ही, ऐसा कोई हर वहां पर विकल्प तय है। अगर जैसे जो फरारी चला रहे हैं वो तो कोई पेट्रोल नहीं, उनके लिए तो पेट्रोल का अलग कीमत है। जो फरारी लेके जाते हैं पेट्रोल पंप पे, ठीक है सर, ठीक है। अब इस पे विपिन जी, मैंने नीरज जी के एक सवाल पे कहा था कि मैं इसमें एक सुझाव भी दे सकता हूं, सलाह भी दे सकता हूं विपक्ष के लोगों के लिए, और वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। और आप उसमें बताइएगा कि आप मेरे इस बात से सहमत हैं या नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर भारत का जो संसद है वो भारत में सर्वशक्तिमान है, और उसमें जो संसदीय समिति होती है वो सर्वशक्तिमान होती है जिस मामले की हो। तो पेट्रोलियम मामलों के भी एक संसदीय समिति है, और अच्छी बात यह है कि अभी जो संसदीय समिति है आसिफ साहब, उसके जो अध्यक्ष है ना, वो आपके महाराष्ट्र के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। उसमें 31 मेंबर हैं, लोकसभा राज्यसभा मिला के, जिसमें बीजेपी के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं। अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब अगर कार कंपनियां नहीं दे रही है, मोटर बाइक कंपनियां नहीं दे रही हैं, तो क्यों नहीं इस संसदीय समिति तक ये मामला लेकर जाया जाए, और ये संसदीय समिति इन तमाम कंपनियों को लिखे कि भाई वस्तु स्थिति क्या है, तुम स्पष्ट कर दो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो या कोई XYZ नेता हो, उनकी चिट्ठी को आप बाय क्रॉस कर सकते हैं। संसदीय समिति की चिट्ठी को भारत में काम करने वाली कोई कंपनी बॉयकॉट नहीं कर सकती। आप अरबपति हो, खरबपति हो, कोई पति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संसदीय समिति से चिट्ठी आएगी तो आपको हाथ जोड़कर गेट के बाहर खड़ा होना होगा, बाहर अंदर बुलाया जाएगा तो जाइएगा और आपको जवाब देना होगा। धर्मराज जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं आता आसिफ साहब पहले सर बोल लीजिए। हाँ बोलिए सर। ये वाला रास्ता अगर अपनाया जाए कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई है और उसको बीच में लाया जाए, तो निश्चित बात है सारी राजनीति खत्म हो जाएगी, वाद विवाद पे विराम लग जाएगा। तो ये तो सही रास्ता यही है। ये समिति क्यों बनाई जाती है? ताकि अक्रॉस द पार्टी स्पेक्ट्रम की सबकी रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि आप लोग अपने भी सुझाव दें, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है। यहाँ पर राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं। यहाँ पर आप सरकार को आड़े हाथ ले सकते हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर, और ये तो सभी सरकारों के साथ समस्या आ सकती है, मैं इसको चुनौती बोलूंगा, लेकिन साथ साथ इस समय दायित्व ये बनता है सरकार का कि आप अगर ऐसी नई पहल कर रहे हैं और अभी नहीं, आने वाले वक्त में अगर ऐसी दिक्कत आती है, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कुछ समय पहले डीजल पेट्रोल की गाड़ियों पे जो जब नकेल कसी जा रही थी, उसका तो मैं भी एक भुगत भोगी हूं। यहाँ पर मेरी भी इनोवा गाड़ी थी, उसको मेरे को मजबूरी बेचना पड़ गया। बाद में पता चला कि जो फरमान जारी हुआ है वो अब बिल्कुल एक सॉफ्ट अप्रोच हो गई है पब्लिक प्रेशर के तहत।
और तो मेरे घर चलिए ठीक है सर, समय थोड़ा कम है, जल्दी से आसिफ साहब कुछ कह रहे थे। आसिफ साहब जल्दी से। मैं 100 बातों की एक बात बोलना चाहूंगा कि सही तरीका वही है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है आसिफ साहब जल्दी से। समिति ठीक है आसिफ साहब जी। देखिए, सरकार को इसको मानना पड़ेगा किस तरीके से तेल से नुकसान हो रहा। एंथोल मिलाने के बाद में आज ज्यादातर गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, एवरेज कम हो रही है। जहां गाड़ियां बेचते वक्त कहते हैं 20 की एवरेज देगी, 25 की देगी, लेकिन अब एवरेज कुछ वक्त से एवरेज गाड़ियों की कम हो रही। ये हर कंज्यूमर की आवाज है। वो अलग बात है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग ना बोले, क्योंकि जो पैसा इकट्ठा होकर दोनों के नाम पे जा रहा है वो इन्हीं के मंत्री पे जा रहा है, उन्हीं के बेटे की कंपनियों में जा रहा है। चलिए सर, ये जो स्थिति है, नीरज भाई देखते हैं अब ये मामला तो अभी रंग चढ़ रहा है, कितना चढ़ता है नहीं चढ़ता है और इसकी परिणति क्या होती है इस पर भी हमारी नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका। राम गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी शुक्रिया। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों का। छोटे से ब्रेक लुकें, जल्द लौटते हैं।